वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं कि पीछे हमने बहुत सारे व्याख्यान स्कूलों में किए बच्चों के साथ, यूथ के साथ, और हमने अनुभव किया कि अगर भारत को आगे लेके आना है तो हमें हमारे बच्चों को अप्राकृतिक सेक्स की लत से बाहर निकालना ही होगा। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 1500 से अधिक बच्चों के साथ संवाद किया तो पता चला लगभग 99% बच्चे इस व्यवस्था में फंसे हैं। पीछे आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी वीडियो सुनी होंगी, बचपन से लेके और राजीव भाई को सुनने तक किस तरीके से हमारा जीवन रहा, और उसकी वजह से हमने जीवन में बहुत सारे नुकसान भी झेले और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी नष्ट हुई। बहुत, अगर शायद हम बचपन से ही हमें सही डायरेक्शन मिल जाती या हमें सद्बुद्धि परमात्मा दे देता तो शायद हम ज़्यादा कर पाते। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ हस्त मैथुन के लिए। आखिर हस्त मैथुन खतरनाक क्यों है और इसका भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर क्या प्रभाव है। हस्त मैथुन का प्रारंभ होता है अप्राकृतिक सेक्स से। जितना मैंने इस विषय पर अध्ययन किया है, छोटी उम्र में बच्चों के साथ, उससे जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, यानी कि 6 साल का अगर बच्चा है तो 11, 12, 13 साल का बच्चा उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है। धीरे 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 वो जो छोटा बच्चा होता है वो भी इस प्रक्रिया में लिप्त हो जाता है, और एक समय जब उनकी आयु 13-14 वर्ष की होती है, 15 वर्ष की होती है, उस समय जो हमारे शरीर का काम है वो बहुत तीव्र अवस्था में होता है, और उसे ऐसा भी अनुभव होता है, ये मैं अपने जीवन के अनुभव और जो समाज के अनुभव के आधार पर बताता हूँ, उसको ऐसा भी अनुभव होता है कि वो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार अपनी काम वासना को अलग अलग अप्राकृतिक तरीके से शांत करे। ऐसी परिस्थिति में हर समय उसके पास अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए दूसरा मित्र नहीं होता, साथी नहीं होता है, और ऐसी अवस्था में वो हस्त मैथुन की तरफ बढ़ता है। हस्त मैथुन जब वो करता है तो क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, ये ईश्वरीय प्रक्रिया नहीं है, ईश्वर ने ये शक्ति हमें केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी है। हम हमारी काम वासनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, उसी की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चा हस्त मैथुन की तरफ बढ़ता है, और हस्त मैथुन जब वो करता है तो अपने मस्तिष्क में बहुत सारी कल्पनाएं करता है। वो कल्पनाओं का एक पुल क्रिएट करता है, और उस कल्पनाओं का जब वो पुल बनाता है तो वो ये सोचने लगता है कि एक्स महिला के साथ है इस पोजीशन में, वो वाई महिला के साथ है, वो जेड महिला के साथ है, और इस तरीके से वो सारी प्रक्रिया करता जाता है। जब उस प्रक्रिया के दौरान वो गुजरता है तो वो शायद ही किसी महिला को, लड़की को, किसी एक्ट्रेस को, किसी को नहीं छोड़ता है, बारी बारी से हर किसी को कल्पनाओं में लेता है। ये कितना खतरनाक है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 2-3 वर्ष इसमें विद्यार्थी जब बिता देता है, उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, उसका मस्तिष्क खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बूंद वीर्य की मस्तिष्क के 15 GB, 16 GB, अनेकों स्नायु लगभग एक मोबाइल को एक बार में नष्ट कर देती। इतनी मेमोरी हमारी नष्ट हो जाती है। शरीर का सामर्थ्य आप खुद समझ सकते हो कि जिस बूंद से आप जैसा एक इंसान खड़ा हो सकता है, उस बूंद की कीमत क्या होगी, उस बूंद की शक्ति क्या होगी। ऋषि मुनियों के पास शक्ति आखिर होती क्या है? वही शक्ति होती है, वो अपने ब्रह्मचर्य को बचा के रखते हैं, अपने वीर्य को, अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित रखते हैं, और जब वीर्य को हम हमारे शरीर में बचा के रखते हैं तो उसी से ओज का निर्माण होता है, और वही ओज आगे चल के आपके मस्तिष्क, आपकी दूरदर्शिता, आपकी बौद्धिक क्षमता, सब कुछ निर्धारित करता है। तो इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हिस्से को हमारे युवा नष्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो इसका भारत पे आने वाले समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जब मैं मूल्यांकन करता हूँ तो मैं स्वयं से मूल्यांकन करता हूँ कि जब मैं इन सब प्रक्रियाओं में था
बहुत सारी स्त्रियों के साथ हमारे संबंध रहे, हमने ना जाने क्या क्या किया, हस्तमैथुन हमने किया, तो कितना समय हमारा नष्ट हो गया और हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट होगी, हमारी सोच, हमारा मस्तिष्क का विकास रुका। अगर वो समय हमने सही जगह लगाया होता तो हम कितना ज़्यादा कर पाते, एक सवाल। दूसरा, जब इस प्रक्रिया में मनुष्य बीतता है तो उसके लिए संबंध जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसके लिए हर क्षण वो इसी पे केंद्रित हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, हमारे देश में गर्भ विज्ञान पे चर्चाएं नहीं होती। मकोले ने और विदेशी लोगों ने हमारे मूल शास्त्रों से हमें काट दिया। आपको पता है, अगर आपको एक अच्छी, बुद्धिमान, मजबूत संतान चाहिए तो आपको अपने वीर्य की रक्षा करनी होगी। अगर आपका वीर्य मजबूत होगा तब ही जाके अच्छी संतान का निर्माण होगा। तो इस देश में अब कभी महाराणा प्रताप की कल्पना आप भूल जाओ, राजीव दीक्षित की कल्पनाएं आप भूल जाओ, भगत सिंह की कल्पनाएं भूल जाओ, महर्षि चरक पैदा होंगे ऐसी कल्पनाएं मत करो, महर्षि सुश्रुत नहीं पैदा होंगे, यानी कि बेस्ट ब्रेन जन्म नहीं लेंगे, ताकतवर लोग जन्म नहीं लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बीमार बच्चे पैदा होंगे। बीमार जब बच्चे पैदा होंगे तो पिता पहले से बीमार, उसका बच्चा भी बीमार, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे और पैसे बर्बाद करेंगे। पैसा पूंजीपतियों के पास जाएगा और पुनः भारत, जैसा आज भारत है वैसा ही कल भारत रहेगा। यानी कि अगर मैं ये कल्पना करता हूँ कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, जब मेरे मन में ये विचार आता है कि मेरा ये लक्ष्य है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो मुझे पहली बात अगर कुछ दिखाई देती है कि मुझे अपने देश के बच्चों को हस्तमैथुन से रोकना होगा। अगर इस कार्य में मैं सफल नहीं हो पाया तो ये लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। मानता हूँ प्रकृति की प्रक्रिया है, परिवर्तन आते हैं उम्र के साथ, लेकिन माता पिता को संवाद करके इसे रोकना होगा। और मैं इस कार्य के लिए निकला हूँ और धीरे धीरे मैं सभी बच्चों से संवाद करता करता पूरे देश में इस मुहिम को मैं छेड़ूंगा। दूसरा नुकसान क्या होता है, जब बच्चे को समझ आती है कि तूने बहुत गलत कर रहा है, तेरी शक्ति नष्ट हो रही है, तेरी संतान पैदा होने की संभावनाएं कम हो रही है और विवाह के बाद तू संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, तो वो चिंतित होना शुरू होता है, डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। जब वो डिप्रेशन में जाता है तो वो हस्तमैथुन को छोड़ता है। जब वो एकदम से हस्तमैथुन को छोड़ता है तो शरीर पे तो नियंत्रण कर पाता है वो, लेकिन जितनी कल्पनाएं उन्होंने 2-3 वर्षों में इस मस्तिष्क में सजो ली हैं हस्तमैथुन के दौरान, वो कल्पनाएं रात्रि में सपनों में आती है और उसका सौपन दोष शुरू हो जाता है और वो मन ही मन कुंठित होना शुरू होता है कि आखिर मैं क्या करूं, आखिर में मैं क्या करूं, और वो मानसिक रूप से पीड़ित बनना शुरू होता है। और उस पीड़ा के दौरान बहुत सारे वैद्य उसको लूटना शुरू करते हैं। आपने देखे होंगे बसों में बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं कि मन आपकी बचपन की गलतियों को ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारे लूट तंत्र हैं, क्योंकि मैंने ये सारा अपने व्यक्तिगत जीवन से अनुभव लिया हुआ है। और वहाँ पे बच्चा जाता है, भोला भाला पैसे इकट्ठा करता है, 1500, 1600 एक ही झटके में 2-2 हज़ार रुपये, और बच्चा मुंह छुपा के जाता है, किसी को कोई देख ना ले। मैं गया हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और वो वहाँ अथाह पैसा लुटाता है, ना उसका सौपन दोष ठीक होना होता है और वो फिर टेंशन में रहता है और इसी चिंता के साथ रहता है। धीरे धीरे उसका वीर्य पतला होता जाता है, क्षीण होता जाता है और उसको धातु रोग प्रारंभ हो जाता है। और धातु रोग इतना खतरनाक है कि हमारे देश के युवकों की ये समझो कि हड्डियों को छीन कर रहा है, उनके शरीर का जितना सामर्थ्य है उसको शून्य कर रहा है। और धातु रोग से निकलने के बाद जब उसकी उम्र पूरी होती है और विवाह होता है तो उसे एक चिंता सता रही होती है। आजकल एक ये ट्रेंड समाज में पूरा चल पड़ा है कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। ऐसी ऐसी ऐड चल रही है कि पत्नी के सामने सर झुकाना ना पड़े, छुपाना ना पड़े, और बच्चे के दिमाग में ये बैठा दिया जाता है पहले से ही कि तू अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगा।
और फिर एक लूट तंत्र शुरू होता है और नवविवाहित लोग जो है अनेकों प्रकार के पैसे, 1000 रुपये के कैप्सूल, 2000 के, 5000 के, और लूटते हैं। और उनका मानसिक शोषण भी बहुत होता है। समाज पे इस विषय पे चर्चा नहीं होती है, बहुत ज़रूरी है। तो इन सब तंत्रों से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप मुझे कभी भी 100-200 युवक एक साथ इकट्ठा होकर मुझे आमंत्रित कीजिए, मैं आपके बीच में आऊँगा और आपको इनसे कैसे बाहर निकलना है वो सारी बातें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे 1 रुपये चाहिए, ना मुझे आने जाने का किराया चाहिए। मेरी तृप्ति सिर्फ इस बात में है, इस भारत भूमि में फिर से महाराणा प्रताप पैदा हो जाए, वीर शिवाजी पैदा हो जाए, भगत सिंह पैदा हो जाए, भाई राजीव दीक्षित पैदा हो जाए। मेरा सपना है इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए, क्योंकि जब तक हम ये कहते रहेंगे कि भारत विश्व गुरु था तब तक नहीं बनेगा। हमें बनाना है, हम अपनी इन आँखों से बनाएंगे। ये साक्षात दर्शन हम करेंगे। और इन्हीं चीज़ों के चलते हुए युवक कमज़ोर बहुत होते हैं, आगे चल के बहुत सारे ब्लैकमेल किए जाते हैं युवक। मानसिक रूप से वो अपनी शक्ति को इतना प्रबल नहीं बना पाते। जब वो किसी बड़े ओहदे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको वहाँ पर इस तरीके प्रकार की कुशक्तियों के माध्यम से उनको मकड़ जाल में भी फंसाया जाता है। तो इस विधा से मुझे मेरे भारत को मुक्ति दिलानी है। इसलिए आप सब युवकों से मेरी प्रार्थना है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे, छोटा समझे, अपना चाचा समझे, ताऊ समझे, कुछ भी समझे, बेझिझक 70 154 38 468 पे व्हाट्सअप करें। मेरे कार्यकर्ता आपसे बात करेंगे और आधी रात को मैं आपके साथ तैयार हूँ। आप सब को मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। मैं आपकी हर अथा मदद करूँगा। अगर औषधि भी अगर कोई चाहिए और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो उसे भी मैं चुकाऊँगा। लेकिन आप लोग खड़े हो जाओ, हमें पुनः इस राष्ट्र को खड़ा करना है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।